नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अगले 5 वर्षों में 3,000 नई ट्रेनें शुरू करेगा रेलवे। और वैष्णव साहब बोले 2027 तक सभी को कंफर्म टिकट देने की योजना है। यात्रा का समय कम करने की तकनीक पर हो रहा है काम। पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। और रेलवे एक 22 डिब्बों वाली ट्रेन बनाने पर कर रहा है विचार। हर साल बिछाए जा रहे हैं 5,000 किलोमीटर ट्रैक भी। और आप देखते हैं कि अभी आप लोगों ने देखा है कि लोग दिवाली पर घर आए, फिर घर से वापस अपने काम के लिए जहां रहते थे वहां गए। कितनी भीड़ देखी गई, लोगों को टिकट नहीं मिले, लोग भर भर के गए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये बातें हो रही है। अगर देखिए रेलवे के इतिहास की हम लोग बात करें तो भारत में प्रथम रेल कब चली थी? ये चली थी, आप देखेंगे 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853, ये याद रखिएगा। कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी और बता देता हूं। और आप देखते हैं भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है? उत्तरी रेलवे की आपको देखने को मिलेगा। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, ये मुंबई वाला। और रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.676 मीटर। और भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? 34 किलोमीटर। और भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? बंबई से आप देखिए थाने तक चली थी ये। और भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। और रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे? जॉर्ज स्टीफेंसन थे। ये भी याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, कई बार क्या होता है पूछ लेता है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1950 में हुआ था। मध्य प्रदेश में 230 बार, छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर आप देखिए मतदान आज होना है। और देखिए कौन करेगा ये मतदान? आप में से आप बहुत सारे लोगों की उम्र 18 साल हो गई होगी। और 18 साल हो गई तो आप लोगों का वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा। आप लोग विधायकी के लिए, एमएलए के लिए चुनाव भी करने जाते होंगे। और अगर आपको विधायक बनना है ना, एमएलए का चुनाव लड़ना है, तब आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए कम से कम। अधिकतम उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। और ये चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखिए 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे कौन थे? सुकुमार सेन थे। उड़ी में आतंकियों का लॉन्चिंग कमांडर भी ढेर हुआ है। ये आप देखते हैं कि एलओसी की बात हो रही है। और हर संभव कोशिश रहती है पाकिस्तान की हमारे देश में अशांति फैलाने की। लद्दाख देखिए, आप देखिए जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे? पाकिस्तान से। पहले हमारा ही हिस्सा था ये। बैंकों के अंधाधुंध लोन बांटने पर आरबीआई ने लगाई लगाम। पिछले महीने आरबीआई ने देश में बढ़ती पर्सनल लोन को लेकर चिंता जताई। अब गुरुवार को आरबीआई ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पर्सनल लोन के लिए ज्यादा राशि का समायोजन करना होगा। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है, हमारा राष्ट्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा आपको। जयशंकर ने ब्रिटेन के समक्ष उठाया खालिस्तान का मुद्दा। ब्रिटिश गृह मंत्री और एनएसए को भारत के रुख से कराया अवगत। कहा विभिन्न ताकतों की चरमपंथी गतिविधियों से हम चिंतित हैं। निज्जर मामले की जांच से इंकार नहीं, सबूत दे कनाडा। और निज्जर मामले की जांच तक बहाल नहीं होगा व्यापार वार्ता, ये कनाडा कह रहा है। अभी आप देखते हैं कि कनाडा और भारत के रिश्ते बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। विदेश मंत्री रूस से तेल खरीदने का फैसला कर भारत ने वैश्विक महंगाई को कम किया है, हमारे विदेश मंत्री साहब कह रहे हैं। टैग प्लेटफॉर्म का एआई पक्षपात कर रहा तो दर्ज करा सकते हैं केस। किसी कंटेंट को लेकर टैग प्लेटफॉर्म नहीं अपना सकते हैं पक्षपात पूर्ण रवैया। कहा कि यह प्लेटफॉर्म का दायित्व है कि विश्वास व सुरक्षा का उल्लंघन नहीं करें। ये राजीव चंद्रशेखर कह रहे हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री हैं। 20 साल बाद फाइनल में भिड़ेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया। अब आप देखिए वनडे विश्व कप हो रहा है ना, तो उसी में ये 19 तारीख को होगा। ये अहमदाबाद में भारत से खिताबी भिड़ंत होगी इनकी। देखते हैं कौन जीतता है।
भाजपा ने कांग्रेस से 50 रुपए कम में सिलेंडर देने की का वादा किया। ये कहाँ की बात हो रही है? जयपुर राजस्थान की 200 सीटें हैं विधानसभा में यहाँ। और आप देखिए वही बातें हो रही हैं। एक बात और आप लोगों को यहाँ बता दूं, देखिए क्या है कि पार्टियों की गलती नहीं है। आप देखेंगे अगर एक पार्टी आप देखते हैं कि घोषणा करे कि हम तुम्हें 10,000 देंगे, तो दूसरी पार्टी की मजबूरी बन जाती है कि वो कहेगी हमें 15,000 देंगे आपको। और कहीं आप देखते हैं कोई कहते साइकिल देंगे तो कोई कहता है स्कूटी देंगे। और फिर आप देखते हैं वो अपनी अपनी योजनाओं को कल्याणकारी बता देंगे और दूसरा उन्हें क्या कहेगा, कह देगा कि वो उनकी रेवड़ी है। तो ये सब चलता रहता है। इसीलिए कहता हूँ राजनीति पर ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। नूह में कुआं पूजन को जा रही महिलाओं पर मस्जिद के पास पथराव, 3 घायल। ये हरियाणा के मुस्लिम बहु जिले में हुए शर्मनाक घटना। ये आप देखेंगे। एक और बात आपने देखा होगा, कुछ समय पहले भी इस तरह की घटना यहाँ आप लोगों ने देखी होगी, हुई थी। और इस तरह के देखिए असामाजिक तत्व पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जिस समाज के इस तरह के लोग अगर होते हैं, किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के, उसी समुदाय धर्म के लोगों को आगे आकर उन पर कार्रवाई करना चाहिए, उन्हें सजा देनी चाहिए और दिलवानी चाहिए। तब आप देखिए शांति रहेगी। और हमारा देश आप देखेंगे विभिन्न धर्मों वाला देश है और सभी शांति से रहते आए हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। और दिल्ली में तो आप देखते हैं सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। इतना आप देखते हैं कि प्रदूषण, जहरीली हवा आप लोगों को देखने को मिलती है। म्यांमार के कई हिस्सों में हिंसा की ताजा घटनाएं काफी चिंताजनक हैं। ये आप देखें भारत कह रहा है। ये आप देखिए म्यांमार आपको देखने को मिल जाएगा। ये म्यांमार है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। और जब यहाँ हिंसा होती है कोई, तो आप देखेंगे भारत में आ जाते हैं ना यहाँ के लोग, वो हमारे लिए चिंता का विषय रहता है। म्यांमार की सेना और जुटान विरोधी समूह के बीच लड़ाई बंद करने का किया आह्वान, फिर दोहराया बेना समझौते का सम्मान करे कनाडा। ये आप दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का पीएम साहब उद्घाटन करेंगे। और हजारों म्यांमारी भारतीय सीमा में घुसने की ताक में हैं। और आप देखते हैं इजाजत भी नहीं रहती है, फिर भी वो घुस आते हैं। 8 सप्ताह में केंद्र तैयार करे दवाओं की ऑनलाइन बिक्री नीति, यह हाईकोर्ट कह रहा है। ये आप देखेंगे। ये भारत लगाएगा विश्व का सबसे बड़ी शहरीकरण योजना, पूरी साफ करें। केंद्रीय मंत्री ने 18 शहरों के लिए चैलेंज अभियान की शुरुआत की हो। शहरों में विकास के नए तौर तरीके देगा सिटीज 2.0 अभियान। सभी राज्यों में लोकायुक्त को संसाधन मुहैया कराया जाना चाहिए, नगर रत्ना कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की जज हैं आप देखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में स्वतंत्र आवाजाही के लिए भारत प्रतिबद्ध, राजनाथ सिंह ने जाकार्ता में आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक में किया संबोधित। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच कही ये बात। ये आसियान के बारे में आप लोग याद रखिएगा। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात हो रही, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है ना, उसी की बात कर रहा हूँ। और 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, बैंकॉक थाईलैंड में। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। और इसके देशों की बात करें तो ब्रुनेई हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए दक्षिण चीन सागर की बात करें तो ये है दक्षिण चीन सागर। चाइना इसे अपना हिस्सा बताता रहता है ना, तो इसी को लेकर बातें होती रहती है। ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ देखने को मिलेगा। विधेयकों को दोबारा पारित करने के लिए तमिलनाडु विधानसभा का विशेष सत्र कल। ये तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने सरकार द्वारा सहमति के लिए भेजे गए कई विधेयकों को लौटा दिया। अब विधेयकों को दोबारा पारित कराने के लिए 18 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। एक बात और परेशानी होती है, जब आप देखिए राज्य में किसी और की सरकार होती है, केंद्र में किसी और की सरकार होती है, तो फिर वहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री की भी तनातनी चलती है। ये परंपरा सी बन चुकी है। ठीक है। कभी आपने मध्य प्रदेश में देखा है कि शिवराज सिंह और आप देखिए वहां के राज्यपाल के बीच चली हो? उत्तर प्रदेश में सुना है? बिल्कुल नहीं सुनेंगे आप लोग। और आप देखेंगे तमिलनाडु चले जाइए, पश्चिम बंगाल चले जाइए, दिल्ली में आ जाइए, पंजाब में चले जाइए, आप लोग कर्नाटक में अब हो जाइए। ठीक है। संगठित अपराध में पीड़ित की मौत होने पर हो सकता है उम्र कैद या फांसी का प्रावधान। साइबर अपराध, कार चोरी आदि को संगठित अपराध मानने को संसदीय समिति ने सराहा। और बीएनएस की धारा 9 के अनुसार गैर कानूनी आप देखते हैं कि गतिविधियों के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसमें आप देखिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 के अनुसार ये आप देखिए अपहरण, डकैती, चोरी, वाहन चोरी, फिरौती, जमीन हड़पने, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
एमबीबीएस सीट सीमा पर एनएमसी ने फैसला टाला, ये आप देखेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एमबीबीएस सीटों की संख्या प्रति 10 लाख की आबादी पर 100 तक सीमित करने की अपने फैसले को 1 साल के लिए टाल दिया है। वकील के रूप के विचारों के आधार पर किसी की आलोचना नहीं करें। जस्टिस चंद्रचूड़ ने विक्टोरिया गौरी को जज बनाने का किया बचाव। भाजपा से जुड़ाव के चलते गौरी को जज बनाने पर हुआ था विवाद। और राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को रेजिमेंटल मानक प्रस्तुत किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षक के लिए नया बॉडीगार्ड मानक और नवीनीकृत रेजिमेंटल मानक प्रस्तुत किया गया है। रेजिमेंट को 60 साल पहले 1963 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा बॉडीगार्ड मानक और उनके रेजिमेंटल मानक प्रस्तुत किए गए थे। चलिए, अच्छी बात है। फेक न्यूज से मीडिया की विश्वसनीयता पर खड़ा हो रहा है सवाल। हमारे राष्ट्रपति साहब कह रहे हैं, उपराष्ट्रपति साहब, माफ चाहता हूं, उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं। ये आप देखिए, नई दिल्ली में गुरुवार को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर कार्यक्रम के दौरान भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष तथा सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पौधा भेंट किया है। और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस अवसर पर आप देखते उपस्थित रहे हैं। अब आप देख लीजिए, ये राजनीति की खबरें हैं। ये अब आप देखेंगे कौन, हम लोगों के लिए तो रिजल्ट महत्वपूर्ण रहेगा, और क्या क्या होता है रिजल्ट में वो देखेंगे, और कौन चुनाव करवाता है वो देखेंगे। बाकी आप देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप पर आप लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये आप देखिए, बेरोजगारी दर, श्रम भागीदारी, ये सब आप देखिए, बहुआयामी गरीबी। और राजस्थान में गरीबी की आबादी 15.31% है। मध्य प्रदेश में आप देखिए गरीबी 20.63% है। और छत्तीसगढ़ में गरीबी की आबादी 16.33% है। ये आंकड़े बहुआयामी गरीबी के हैं। बहुआयामी गरीबी में सिर्फ आय को प्रमाण न मानकर स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छ जल, बिजली की उपलब्धता जैसी चीज़ों को एक तरह से शामिल किया जाता है इसमें। चलिए, ये आप देखिए, सब मंत्री, उपमंत्री, मुख्यमंत्री सब चुनाव लड़ रहे हैं ना, वो तो लड़ेंगे ही, नॉर्मल सी बात है। ये भी आप देखते हैं कि चलता रहता है। ये भी आप देखिए, पीएम मोदी के साझा किए बच्चों के साथ आनंद के पल। देखिए, मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद भूमि विवाद पर सुनवाई। एक बात और आपको बता दूं, देखिए मथुरा में भी, यहाँ भी आप देखिए श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद बना हुआ है, तो उसी की आप देखिए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ज्ञानवापी परिषद की सर्वे रिपोर्ट आज दाखिल करेगा एएसआई। और देखिए, बनारस में भी आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम चल रहा है। यहाँ भी आप लोग देखेंगे कि कहा जाता है किसी भगवान के मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई। एएसआई की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसके बारे में याद जरूर रखिएगा। इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के समय हुई थी। किसकी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात कर रहा हूं। इस संगठन, इस तरह के जो आप संस्थान होते हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान दे के, ये आप देखिए मुर्मू कह रही हैं। एक किसकी बात हो रही है? सीएजी की बात हो रही है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। इसके बारे में आपको बता देता हूँ, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है और इन सब से क्वेश्चंस पूछता है। और आप देखेंगे कि क्या देखेंगे, आप लोग संविधान में इन्हें पढ़ते भी होंगे, और इन संस्थाओं को जरूर याद रखा करिएगा। इन पर आप लोग कभी आंसर राइटिंग करते हैं तो देखिए, भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक कथन कहा था इसमें कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमान्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च ना होने पाए, या फिर संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। ये आप देखेंगे। और देखिए, महालेखा कार्यालय का स्थापना तो 1858 में हो गई थी, बाद में इसका नाम बदलता रहा है। ठीक है। और ये संवैधानिक संस्था है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 148 को पढ़िए आप लोग।
इसमें सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 को पढ़ेंगे तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 को पढ़ेंगे तो ये संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी इसमें। और इसमें अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो आप देखिए, नॉर्मल सी बात है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी दोनों में से पहले हो, वो रखी गई है। ठीक है। आजादी की वर्षगांठ मना रहा है कारगिल। 1948 में पाकिस्तान के मंसूबों को विफल करने की खुशी क्रिकेट के मैदान में भी है। भारतीय सेना ने जोजिला तक टैंक पहुंचाकर दुश्मनों को खदेड़ा था कारगिल से। आप देखेंगे, या आप देखेंगे कि भारतीय सेना ने कि टैंक बर्फ में समुद्र तल से आप देखिए 11,553 फीट की ऊंचाई पर जोजिला तक पहुंच जाएंगे। अब यूको बैंक ने 820 करोड़ के ऑनलाइन फंड ट्रांसफर मामले में दर्ज कराया केस। बैंक ने कहा कि प्राप्तकर्ताओं के खातों को ब्लॉक कर लगभग 649 करोड़ रुपए को फिर से प्राप्त किया गया है। एहतियात के तौर पर IMPS चैनल को किया गया है ऑफलाइन। श्रमिकों को निकालने के लिए 12 मीटर सुरंग तैयार। उत्तराखंड के सिलक्वारा में उच्च क्षमता की ड्रिलिंग मशीन से तैयार, ये आप देखते हैं कि की जा रही है 60 मीटर लंबी अस्थायी निकासी सुरंग। ये आप देखिए, मजदूर फंसे हुए हैं ना, तो उन्हें निकालने के लिए बात हो रही है। असम में 8,000 से अधिक उग्रवादी मुख्यधारा में शामिल हुए, सीएम कह रहे हैं। ये हेमंत बिस्वा शर्मा है ना, वही कह रहे हैं। ईडी ने अमेरिकी कारोबारी नेविल राय को जारी किया नया समन। वर्तमान में संघाई में रह रहा है। कारोबारी न्यूज क्लिक मामले में की जानी है पूछताछ। इस पर आप देखिए, प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है और फंडिंग का आरोप है कई जगह, तो वही बात हो रही है। विक्षेपण यान का हिस्सा बेकाबू होकर पृथ्वी के वायुमंडल में घुसा, इसरो कह रहा है। याद देखिए, इसरो ने कहा कि LVM-3M4 प्रक्षेपण यान का क्रायोजेनिक ऊपरी चरण ने बुधवार को पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित होकर पुनः प्रवेश किया है। और देखिए, इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। IIT बॉम्बे में अतिथि वक्ता को आमंत्रित करने से पहले लेनी होगी अनुमति। IIT बॉम्बे ने इस संबंध में 14 नवंबर को जारी किया दिशा निर्देश। अतिथि वक्ता द्वारा आतंकी के गुणगान को लेकर प्रदर्शन के बाद उठाया गया एक कदम। ये भी आप देखिए, पुणे में भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति शुरू हुआ है। ये कई बार पूछ लेता है आपसे कई एग्जाम में, चाहे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, स्टेट PCS की, वनडे एग्जाम की, कि मित्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास है किन देशों के बीच हुआ है? भारत श्रीलंका के बीच हुआ है। ये आप लोग याद रखिएगा। और 2023 का है, ये आप देखेंगे। ठीक है, पुणे में हो रहा है, भारत में हो रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें ये बंगाल में 30,000 बीएड छात्रों का भविष्य अधर में। राज्य के 253 निजी बीएड कॉलेजों की मंजूरी रद्द होने से संकट के बादल। राज्य का BR अम्बेडकर बीएड यूनिवर्सिटी ने पहले ही चेतावनी दी थी। एक बात आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि जब भी आप लोग किसी संस्थान में एडमिशन ले रहे हैं, उसके बारे में जरूर जानकारी अच्छे से ले लिया करिएगा। वो सरकार से जुड़ा है, सरकारी यूनिवर्सिटी से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, और कोशिश किया करिए सरकारी कॉलेज से शिक्षा लिया करिएगा। ये भी आप देखेंगे। केंद्र ने विश्व भारती को विवादित पट्टिका हटाने का दिया निर्देश। राज्यपाल ने भी पट्टिका में टैगोर का नाम नहीं होने पर जताई थी आपत्ति। नई पट्टिका में कुलाधिपति और कुलपति का नाम नहीं होगा। आपदा में अवसर खोजकर सहारा हो रहा है ग्राम रोजगार का सपना। बिहार में पूर्वी चंपारण की छिटकारी पंचायत में महिला मुखिया ने की विकास संघ पलायन रोकने की प्रेरणा। विकास के उजियारों से विकासित गांव, ये अच्छी बात है। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि अगर आपका सरपंच, आपका स्थानीय प्रतिनिधि, आपने जिसको आपको ने वोट दिया है, अगर वो ईमानदार है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपका हो सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त है ईमानदारी। ये आप देखिए, संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी आपको मिलती है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण का सच। ये आप देखिए, जातीय गणना के बाद बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण ने भी सुर्खियां बटोरी हैं। जिस तरह जातीय गणना को लेकर तमाम सवाल उठे और उसे संदेह की दृष्टि से देखा गया, उसी तरह आर्थिक सर्वे भी अब बाद नहीं रहा है। आर्थिक सर्वे के आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% करने का दाव
एक तरह से आप देखते हैं कि तो चला है, लेकिन इस राय में कई बाधाएं भी हैं। यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह आर्थिक सर्वे नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक तौर पर लाभदायक होगा। इस सर्वे को यदि स्वीकार भी करें तो यह बिहार की बुरी तस्वीर ही दिखाता है। इसके आंकड़े दर्शाते हैं कि बिहार से ज्यादा खराब सामाजिक आर्थिक दशा संभवतः किसी अन्य प्रदेश की नहीं होगी। आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार के 34.13% परिवार गरीब हैं और उनकी मासिक आय 6,000 रुपये या उससे कम है। राज्य में परिवारों की कुल संख्या 2 करोड़ आप देखिए 76,68,930 है। इसमें 6,000 रुपये से 10,000 रुपये तक की मासिक आय वाले परिवारों की संख्या 81,91,390 है, यानी 29.61% है। इसका अर्थ है कि 63% से ज्यादा आबादी की आय 10,000 से कम है। इन लोगों का गरीब होना प्रत्येक मानक आप देखिए पर असामान्य स्थिति का परिचायक है और सिर्फ 3.9% परिवार की 50,000 से अधिक कमाते हैं। यह रिपोर्ट एक तरह से बिहार को गरीबों का राज्य साबित करती है। क्या वाकई बिहार के लोग इतनी वित्तीय दुर्दशा के शिकार हैं? और याद रहे, केंद्र सरकार द्वारा वार्षिक 6,000 रुपये का किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, महिलाओं को विशेष भत्ता और छात्राओं को धनराशि दी जाती है। मनरेगा के तहत 100 दिन रोजगार के साथ साथ राज्य के रोजगार कार्यक्रम से भी लोगों को आमदनी होती है। इसके बावजूद यदि इतनी बड़ी संख्या 6,000 रुपये से नीचे की आमदनी में जी रही है तो इसका अर्थ क्या है? यह रिपोर्ट नीतीश सरकार को ही कटघरे में खड़ा करती है। बिहार में आप देखिए केवल 36.76% यानी कि 1,72,0126 परिवारों के पास ही पक्का मकान बताया गया है। इसमें इन पक्के मकानों में भी आप देखिए 22.37% केवल एक कमरे वाले हैं। खपरेल या टीन की छत वाले 26.5% या झोपड़ी वाले तथा झोपड़ी वालों की संख्या 14.09% है। इसके अनुसार लगभग 50% परिवारों को हम मकान वाला मान ही नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या हुआ? करीब आप देखिए 17 वर्ष तक सीएम कुमार के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद केवल 7% जनसंख्या ही ग्रेजुएट या उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता वाली। यह दयनीय स्थिति यह नहीं 9.19% ने 11-12वीं तक पढ़ाई की है और 22.67% ने 1 से 5 तक और 14.33% ने कक्षा 6 से 8 तक और 14.71% ने 9वीं और 10वीं में की पढ़ाई की। इस तरह आप देखिए कुल 42% आबादी की योग्यता 10वीं या उससे कम है। आर्थिक सर्वे के आंकड़े ही नीतीश कुमार के सुशासन के दावे को ध्वस्त कर देते हैं। और आप देखिए सवाल उठता है कि कोई सरकार खुद को ही असफल क्यों सिद्ध करेगी? इस प्रश्न का स्वीकार उत्तर तलाशना मुश्किल है। इस रिपोर्ट के साथ नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग फिर से छेड़ दी है। ऐसे में क्या इन आंकड़ों को विशेष राज्य की मांग को बल देने के लिए तैयार किया गया है? बिहार की राजनीति पर नजर रखने वालों का मानना है कि इस समय सत्ता का केंद्र लालू यादव का परिवार है। सब कुछ लालू परिवार के हिसाब से हो रहा है। लालू यादव और तेजस्वी यादव के रणनीतिक कार अपनी राजनीतिक दृष्टि से हर वह काम कर रहे हैं जिससे नीतीश की छवि कमजोर हो ताकि भविष्य में अकेले राजद के सत्तासीन होने का आधार बने। जाति आधारित गणना में यादव और मुसलमानों की आबादी उनके एम्बाई समीकरण को प्रभावी बनाती है और इसके समानांतर नीतीश का सामाजिक समीकरण कहीं ठहरता नहीं है। रिपोर्ट के दूसरे भाग से नीतीश को विफल मुख्यमंत्री साबित होते हैं और नीतीश कुमार चाहे जाति आधारित गणना के लिए अपनी पीठ थपथपाएं, लेकिन असल में यही उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर साबित करती है। आज से सर्वे की रिपोर्ट बिहार की वास्तविक स्थिति का चित्रण नहीं है। राजधानी पटना प्रतियोगिता परीक्षाओं में कोचिंग का महत्वपूर्ण केंद्र है और लगभग सभी प्रमुख शहरों में आपको कोचिंग सेंटर छात्र छात्राओं से भरे मिलेंगे। तमाम परीक्षाओं में केवल बिहार के छात्र छात्राएं अन्य कई राज्यों की तुलना में ज्यादा संख्या में आप देखते हैं कि उत्तीर्ण हो रहे हैं। और आज से सर्वे के अनुसार बिहार में केवल 1.3% आबादी के पास ही इंटरनेट है, जबकि पिछले वर्ष ट्राई ने बताया कि बिहार में लगभग 56% लोगों के पास मोबाइल फोन है और उस आंकड़े के आधार पर भी नीतीश सरकार की यह रिपोर्ट संदिग्ध साबित होती है। बस, टेम्पो, टैक्सी, यहाँ तक कि रिक्शा पर भी लोगों को मोबाइल से भुगतान करते हुए देख सकते हैं। हैरानी नहीं है कि कई लोग इस आर्थिक सर्वे को भी राजनीतिक पैंतरा ही मान रहे हैं। कहा जा रहा है कि अंगड़ी जातियों के साथ ही दलितों का एक बड़ा वर्ग नीतीश कुमार के विरुद्ध है और उनके कारण ही भाजपा को गठबंधन सरकार में हुए उपचुनावों में सवर्ण विरोध का सामना करना पड़ा है और वे राजद के साथ गए हैं। सवर्णों की प्रमुख जातियां विशेषकर भूमिहारों में 25% से ज्यादा गरीबी बताकर यह संदेश देने की कोशिश है कि हम आपके विरोधी नहीं है और
अंग्रेजी शासन के बाद जातीय गणना और इसके आधार पर आर्थिक सामाजिक आंकड़े जुटाने की बहुप्रचारित योजना का संकीर्ण राजनीति का शिकार हो जाना अफसोसजनक है। यह चिंताजनक है कि जातिगत आंकड़ों ने बिहार के प्रत्येक सामाजिक वर्ग में जो नकारात्मक हलचल उत्पन्न की है उसे आर्थिक सर्वे के आंकड़ों से ने और बढ़ाने का ही काम किया है। ऐसे में राजनीति राज्य से जुड़े प्रत्येक अंशभागी का यह दायित्व बनता है कि वह अपने अपने स्तर पर कुछ मान्य और प्रमाणित आंकड़े लाकर इस रिपोर्ट की सच्चाई उद्घाटित करें। लेखक राजनीतिक विश्लेषण वरिष्ठ स्तंभकार है, इनका नाम है अवधेश कुमार। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए जाति आधारित जनगणना की बात करें तो आप देखिए 1931 में अंतिम बार आंकड़े जारी हुए थे। और जनगणना की बात करें अगर हम लोग तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरू हुए थे और 1881 लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना शुरू हुई थी। सार्वजनिक परिवहन की सुध ली जाए, या आप देखिए चाहे शहरी परिवहन की चर्चा हो या फिर शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने का विचार हो, हर बार सार्वजनिक परिवहन पर जोर देने की बात होती है, लेकिन लगता है कि सार्वजनिक परिवहन को लेकर हमारे पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। यह स्थिति तब है जब जलवायु परिवर्तन पर हुए प्रत्येक सम्मेलन के दौरान यह संकल्प लिया गया कि वर्ष 2035 तक परिवहन के जरिए होने वाली उत्सर्जन से मुक्ति पा ली जाए। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने से होने वाले फायदे को समझने से पहले हमें परिवहन से हो रहे पर्यावरण के नुकसान पर ध्यान देना चाहिए। हवा की गुणवत्ता पर खराब असर डालने में सबसे ज्यादा योगदान वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का है, जो करीब 30% है। एक वाहन पूरे साल में करीब 290 गीगाग्राम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। और दिल्ली एनसीआर के लोग इन दिनों विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रदूषण मानक से करीब 20 गुना ज्यादा जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। और WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, समूचे उत्तर भारत का वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। पिछले कुछ वर्षों से यह स्थिति नवंबर दिसंबर में ज्यादा दिखने लगी, और जब ऐसी स्थिति होती है तब वायु प्रदूषण के लिए पंजाब, हरियाणा आदि में जलाई जाने वाली पराली को जिम्मेदार ठहराया जाने लगता है। इसमें दो राय नहीं है कि पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन हकीकत यह भी है कि यह प्रदूषण मौसमी है, जबकि कुल प्रदूषण में औद्योगिक उत्सर्जन के बाद वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की हिस्सेदारी काफी है। इन्हीं कारणों से दुनिया सार्वजनिक परिवहन का महत्व समझ रही है। पश्चिमी देशों में भारतीय महानगरों की तुलना में वाहन ज्यादा है, लेकिन आप देखिए उनकी निर्भरता सार्वजनिक वाहनों पर ज्यादा है। उन्होंने कम उत्सर्जन वाली गाड़ियों के उपयोग और उत्पादन पर जोर दिया है। बढ़ते कार्बनिक उत्सर्जन और उससे होने वाले प्रदूषण के प्रति विश्व समुच्चय सचेत भी हो रहा है, लेकिन भारत में इसे लेकर जितनी चिंता जताई जाती है, जमीनी हकीकत उससे कहीं दूर है। परिवहन व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी जिस सरकारी तंत्र पर है, वह सार्वजनिक वाहनों के प्रति सही नजरिया नहीं रखता है, और इस प्रवृत्ति को पूरे देश में देखा जा सकता है। तंत्र का यह सोच सामने तब आता है जब कोई वीआईपी हस्ती किसी इलाके से गुजरती है। किसी वजह से नियंत्रण के दायरे में सिर्फ सार्वजनिक परिवहन ही आते हैं। दिल्ली में ही आप देखिए जब पुलिस कहीं परिवहन प्रतिबंधित करती है तो उस इलाके में बसें और ऑटो पर रोक होती है, लेकिन निजी कारों पर वह रोक नहीं लगाती है। इससे दो तरह का नुकसान होता है। सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने वाली यात्री संबंधित क्षेत्र में स्थित अपने दफ्तर नहीं जा पाते हैं, और फिर उन्हें लगता है कि पेट काट कर ही सही कार या बाइक खरीद लेना चाहिए। इससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था हतोत्साहित होती है। दूसरी गड़बड़ी होती है कि एक बस में औसतन जहां 40 से 50 यात्री सवार होते हैं, वही एक कार में औसतन एक ही व्यक्ति होता है। जाहिर है कि व्यक्ति प्रदूषण भी बढ़ता है। ज्यादा कारों का मतलब है ज्यादा प्रदूषण, लेकिन प्रदूषण पर चिंतित होने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की दुहाई देने वाली व्यवस्था का इस पर ध्यान नहीं रहता है। अव्वल हो तो होना यह चाहिए कि नियंत्रण वाली स्थिति के दौरान सार्वजनिक परिवहन को उस रास्ते से गुजरने देना चाहिए, जबकि कारों या ऐसे ही दूसरे निजी वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए सड़कों को ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण से भी मुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि जब वाहन धीमी गति से चलते हैं तो उनमें होने वाला उत्सर्जन भी बढ़ जाता है। दुनिया में ऑटोमोबाइल उद्योग में जब उछाल आता है तो इससे आर्थिकी के विकास के तौर पर स्थापित किया जाता है। इससे दूसरे पक्ष को भुला दिया जाता है। वह पक्ष इन वाहनों से होने वाले प्रदूषण का होता है। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के अनुसार 2020 में भारत में 32.63 करोड़ वाहन थे। इनमें करीब 75% दोपहिया थे। तब से लेकर आप देखिए जुलाई 2023 तक इस जनसंख्या में करीब 2 करोड़ से ज्यादा नए वाहन जुड़ गए हैं।
और इसमें आप देखिए सबसे ज़्यादा निजी वाहन है, जबकि सार्वजनिक वाहनों की संख्या बेहद कम है। इसलिए कई बार ना चाहते हुए भी लोग अपने काम के लिए निजी वाहनों का इस्तेमाल करने पर मजबूर होते हैं। इसकी पुष्टि बीते सितंबर में हुआ एक सर्वेक्षण भी करता है। एक सार्वजनिक परिवहन ऐप के सर्वे के मुताबिक देश के ज़्यादातर यात्री भीड़भाड़ के चलते सार्वजनिक परिवहन से बचना चाहते हैं। ऐसे में आप देखते हैं कि देश में ऐसे यात्रियों की संख्या करीब 37% है। और आप देखते हैं कि इस सर्वे के नतीजे बताते हैं कि सार्वजनिक परिवहन विशेषकर बसों का कोई विश्वसनीय टाइम टेबल नहीं है। शहरी वर्ग के करीब 28% यात्री इस वजह से बस परिवहन से बचते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की तो हालत पूछना ही बेकार है। यह वजह है कि जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक हैसियत ठीक होती है या फिर वह कर्ज लेकर भी वाहन लेने लायक स्थिति में आता है, निजी वाहन खरीदना पसंद करता है ताकि सहज तरीके से वह उसका परिवार यात्रा कर सके। इन सब की वजह से भारतीय सड़कें, विशेषकर शहरी सड़कें, भीड़ से त्रस्त तो हैं ही, ध्वनि और वायु प्रदूषण से भी बदहाल हैं। अगर सार्वजनिक परिवहन दुरुस्त होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। अगर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुरक्षित होती तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ती और सड़कों पर दबाव कम होता, वाहनों का शोर कम होता, प्रदूषण में वाहन उत्सर्जन की हिस्सेदारी भी कम होती। लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक है उमेश चतुर्वेदी के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया। मन की निर्मलता जीवन सहजता का नाम है। मानव व्यवहार और विचार की विशेषता निष्कपट व्यवहार और विचार में निहित है। कपटपूर्ण व्यवहार व्यक्ति को धूर्त बनाता है, दिखावे में वह हितैषी लगता है, परंतु उस पर विश्वास सदैव अहितकर होता है। चलिए देख लिया, अगर ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये आप देखिए, कचरा प्रबंधन की चुनौती। शहरों में पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय आवास शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने सिटी 2.0 चैलेंज नामक अभियान की शुरुआत करते हुए यह जो अपेक्षा व्यक्त की है कि यह कार्यक्रम शहरों को कचरा प्रबंधन की नई राह दिखाने का काम करेगा, वह तब पूरी होगी जब राज्य सरकारें और उनके नगर निकाय अपने हिस्से के दायित्वों का निर्वहन गंभीरता के साथ करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के 18 शहरों में पर्यावरण के अनुकूल विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे और इस पहल से केंद्र सरकार के गोवर्धन मिशन को भी संबद्ध किया जाएगा, जो आप देखिए जैविक कचरे से बायोफ्यूल बनाने पर आधारित है। हरदीप पुरी ने स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल सभी शहरों से इस कार्यक्रम के लिए आवेदन करने की अपील करते हुए आप देखते हैं कि एक तरह से शहरी कार्य मंत्रालय उनकी पूरी मदद करेगा। इसे देखते हुए स्मार्ट सिटी वाले शहरों को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए तत्परता दिखानी चाहिए, क्योंकि वे समस्याओं से घिरते चले जा रहे हैं। हमारे शहरों की एक बड़ी समस्या कचरा निस्तारण की है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। हमारे अधिकतर नगर कचरे का सही तरह से निस्तारण करने में नाकाम है। इस नाकामी से देश की राजधानी दिल्ली भी 2-4 है और इसका प्रमाण आप देखेंगे, कचरे के बड़े होते पहाड़ हैं। दिल्ली कचरे का निस्तारण नहीं कर पा रही है। वैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि भी हैं। जब देश के प्रमुख महानगरों का यह हाल है, तब फिर इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है कि अन्य महानगरों और नगरों की क्या स्थिति है। और यह सही है कि स्वच्छ भारत अभियान शुरू होने के बाद हर घर से कचरे को एकत्रित करने का काम करीब सभी छोटे बड़े शहरों में करने लगे हैं, लेकिन वे उसका सही तरीके से निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे शहरों की गिनती करना कठिन है जहां सूखे और गीले कचरे को अलग अलग करके निस्तारण करने की कोई व्यवस्था नहीं बन सकी है। यह चिंताजनक है कि जब कचरा प्रबंधन की चुनौती बढ़ती जा रही है, तब कचरे को कम करने की कोई ठोस पहल नहीं हो पा रही है। कायदे से प्रत्येक शहर में फल, सब्जियां, खाद्यान्न आदि के अवशेष से पशुओं के लिए चारा और खाद बनाने का काम अनिवार्य रूप से होना चाहिए, लेकिन अब यदि अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है तो नगर निकायों की सुस्ती के कारण केंद्र सरकार को राज्य सरकारों पर इसके लिए दबाव बनाना चाहिए। उनके नगर निकाय कचरे का निस्तारण करने का काम प्राथमिकता के आधार पर करें, चूंकि समय के साथ औसत घरों से कहीं अधिक कचरा निकल रहा है, इसलिए इस पर भी ध्यान देना होगा। यूज एंड थ्रो वाले उत्पादों का उपयोग कम से कम हो। वास्तव में आम जनता को यह समझना होगा कि आधुनिक जीवन शैली कहीं अधिक कचरा पैदा कर रही है। सरकारी जमीनों पर कब्जा, ये आप देखते रहते हैं, होते रहते हैं। जोर पकड़ती स्थानीय उत्पादों की मांग। ये दीपावली पर वोकल फॉर लोकल अभियान का अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। इस दौरान लोगों ने स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी को ज्यादा प्राथमिकता दी है। इससे भारतीय कंपनियों और लोकल उत्पादनकर्ताओं को काफी लाभ हुआ है। इस बार दीपावली पर भारत के बाजारों में 3.75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद बिक्री हुई है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में चीनी वस्तुओं का कारोबार तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन इस साल दिवाली पर चीनी वस्तुओं का कारोबार पिछले साल की तुलना में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए कम रहा है। इसका मुख्य कारण भारतीय वस्तुओं का बढ़ती मांग है। पहली दिवाली के मौके पर चीन में बने वस्तुओं भारत के बाजार में छा जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। ऐसा आत्मनिर्भर भारत अभियान के बढ़ते प्रभाव के कारण ही संभव हो सका। कॉन्फेडरेशन
ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने भी इस दीपावली पर भारतीय उत्पाद सबका उत्पाद अभियान चलाया। भारतीय वस्तुओं की बढ़ती मांग आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बढ़ता कदम है। इससे देश में स्वदेशी उत्पादों का उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा मिल रहा है। चीन से भारत की बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, खिलौने और अन्य उपभोक्ता सामान आयात करता रहा और अब स्वदेशी उत्पादों की मांग में वृद्धि से चीन से किए जाने वाले आयात में कमी आएगी और आने वाले वर्षों में आप देखिए दिवाली पर भारतीय वस्तुओं की मांग में और भी वृद्धि होने की संभावना, क्योंकि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और विपणन प्रणाली में लगातार सुधार हो रहा है। इससे भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ रही है और इससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों की आय में वृद्धि होगी और भारतीय वस्तुओं का प्रचार प्रसार भी होगा। इससे उत्पादों, विक्रेताओं और उपभोक्ताओं सभी को लाभ होगा। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ने से वहां के किसानों और मजदूरों को अधिक आय प्राप्त हो रही है और स्वदेशी उत्पादों की मांग में वृद्धि होने से भारतीय कंपनियों को नए उत्पादों का विकास करने की प्रेरणा मिल रही है। देश में त्योहारों के मौके पर हुए इससे बड़े व्यापार से यह समझा जा सकता है कि स्वदेशी उत्पादों के प्रति भारतीय उपभोक्ता की जागरूकता बढ़ रही है। भी यह समझ चुके हैं कि स्वदेशी उत्पादों से ही देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और इसके अलावा स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता और कीमतों में भी चीन से आयातित उत्पादों के बराबर या उससे बेहतर है। साफ स्थानीय उत्पादों की भारी मात्रा में हुई बिक्री से आत्मनिर्भर भारत की एक सशक्त झलक देखने को मिली है। यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, देख सकते हैं आप लोग। बढ़ते निवेश से विकास के पथ पर अग्रसर देश। हाल ही में जीपी मॉर्गन ने कहा है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के वैश्विक गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में भारत को जून 2024 में शामिल किया जाएगा। इस प्रमुख वैश्विक बॉन्ड इंडेक्स में भारत शामिल होना भारत की बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति पर वैश्विक मुहर है। इसी के साथ दुनिया भर से 30 अरब डॉलर में भारी भरकम राशि भारत में आने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। यह राशि भारत सरकार देश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत संरचना के विकास में लगाएगी। यह कहा जा सकता है कि केंद्र ही सही नीतियों के कारण देश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। तीव्र गति से बढ़ रही है आर्थिकी, ये भी देखने को मिलेगा। ये आप देखिए, पाला बदलने का मौसम। चलिए, खरी खरी तंज कसा जाता है, नेता भी अच्छा पाला बदलते हैं। आदिवासियों के हृदय में प्रधानमंत्री की दस्तक, आशा नहीं पहचान कर पाना। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखने वाली हर चीज़ सच नहीं होती। हाल में एक अभिनेत्री की एक फेक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहु प्रसारित होने के बाद इस संदर्भ में चिंता बढ़ी है। बड़ा आप देखिए बारीकी से देखना पड़ता है, तब आप देखते समझ में आता है, वरना नहीं समझ में आता है। तकनीक इस तरह की हो चुकी है। ये इकोनॉमी की खबरें हैं। उम्मीद से अच्छी रहेगी तीसरी तिमाही में विकास दर। आरबीआई ने कहा त्योहारी सीजन के दौरान मांग में तेजी के चलते अर्थव्यवस्था में आएगी आप देखिए उछाल और 6.5% आर्थिक विकास दर रहने की उम्मीद जताई गई। केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय शेयरों में एफडीआई के निवेश का मूल्य 651 अरब डॉलर, 566 अरब डॉलर था निवेश मूल्य पिछले 7 सितंबर तिमाही में। आरबीआई ने एक एक्सिस बैंक पर 91 लाख का जुर्माना लगाए। नियमों का आप देखिए निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर। जियो ने अगस्त में 32.4 लाख नए ग्राहक जोड़े ट्राई। एक घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 11% बढ़ी। हीरो मोटोकॉर्प ने 32 दिनों में आप देखिए बेचे 14 लाख से अधिक वाहन। बैंक और एनबीएफसी के अंधाधुंध पर्सनल लोन पर आप देखें जो लगाम लगाने की। सुब्रत राय के निधन के बाद भी जारी रहेगा सहारा से जुड़ा मामला, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कह रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप लोग बताइए। 6 से 7.1 की दर से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने 2024 से 26 के दौरान विकास दर की संभावनाओं को मजबूत करने रहने का लगाया अनुमान। भारत की वृद्धि घरेलू स्तर पर केंद्रित होने से वैश्विक अनिश्चितताओं का नहीं पड़ेगा इससे असर। अब कामकाजी लोग भी कर सकेंगे बीटेक और एमटेक। उत्तर प्रदेश में 2 तकनीकी कॉलेजों को AICTE से मिल चुका है अनुमोदन। रेल टिकट के 2000 के रिफंड में देरी पर बैंक पर 67,000 का जुर्माना। जिला भुगतान आयोग ने 2 माह में भुगतान करने का दिया निर्देश। बैंक को छठे दिन से प्रति दिन 100 रुपये के हिसाब से देना होगा हर जाना। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। आप देख रहे हैं चल रहा है गाजा के भविष्य पर अमेरिका और इजरायल में मतभेद है।
आप देखते हैं कि इजराइल में युद्ध चल रहा है ना हमास के बीच, तो उसी की बात हो रही है। गाजा पर नियंत्रण था ना उसका, हमास का। जापान की रा, जापान की राजधानी टोक्यो में इजरायली दूतावास के निकट बैरिकेड को मारी टक्कर, चालक गिरफ्तार हुआ है। माइक्रोन टेक्नोलॉजी को बड़े अवसर प्रदान करेगा भारत का सेमीकंडक्टर सेक्टर, गोयल कह रहे हैं हमारे। कैलिफोर्निया में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष और सीईओ के साथ केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब दिखाई दे रहे हैं आपको। मुलाकात के तुरंत बाद बाइडेन ने जिनपिंग को बताया तानाशाह, टिप्पणी से अमेरिका चीन के बीच वार्ता की दिशा हो सकती है बेपटरी। चीनी विदेश मंत्रालय ने बाइडेन का नाम लिए बिना आरोप को किया खारिज। चलिए, चलता रहता है। अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद ने कांग्रेसनल हिंदू कॉकस किया लॉन्च, जो हिंदू अमेरिकी के समुदाय से संबंधित मुद्दों की वकालत करने वाला दूसरा और अब तक का सबसे बड़ा कॉकस होगा। भारतीय नौसेना ने की डकैती रोधी गश्त। ये भारतीय नौसेना ने पोत आईएनएस सुमेधा से अफ्रीका के पश्चिमी तट के गिनी की खाड़ी में 31 दिनों की समुद्री डकैती रोधी गश्त संचालन गतिविधि में हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान पोत पर हेलीकॉप्टर लैंड किया। यह क्षेत्र भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि देश की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए जरूरी है। आप देखिए, सुमेधा की तैनाती से सेनेगल, घाना, टोगो, नाइजीरिया, अंगोला, नामीबिया से क्षेत्रीय नौसेनाओं के साथ द्विपक्षीय संपर्क बनाना आसान हो गया है इससे। और ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने जयसिंह से मुलाकात की हुई है। ऑस्ट्रेलिया में सिख रेस्तरां मालिक नस्ली भेदभाव का शिकार हो गया है। माफी पर विवाद के बाद सांचेज फिर चुने गए स्पेन के प्रधानमंत्री। देश में नई वामपंथी गठबंधन सरकार बनाने का रास्ता साफ हुआ। सांचेज को संसद के निचले सदन में 179 सांसदों का समर्थन है। मुइज आज लेंगे मालदीव के राष्ट्रपति की शपथ। फ्रांस ने सीरियाई राष्ट्रपति असद के विरुद्ध जारी किया गिरफ्तारी वारंट। युद्ध अपराधों में संलिप्तता के आरोप में की गई एक कार्रवाई। राष्ट्रपति के भाई और 2 अधिकारियों के खिलाफ भी जारी किया गया वारंट। ये आपका खेल का क्षेत्र है और क्रिकेट तो देख ही रहे होंगे आप लोग, एक एक बॉल देख रहे होंगे मुझे लगता है, आपकी दिलचस्पी है अगर तो। पेरिस ओलंपिक चयन नीति में NRAI ने किया बदलाव। भारतीय राष्ट्रीय राइफल महासंघ ने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए अपनी चयन नीति में एक बड़ा संशोधन करते हुए फायर आर्म श्रेणी में ओलंपिक कोटा विजेताओं के लिए केवल 2 बोनस अंक और एयर गन निशानेबाजों को 1 बोनस अंक देने का प्रावधान किया है इसमें। पाकिस्तान की टीम के निर्देशक नियुक्त किए गए मोहम्मद हाफिज। इवान खेड़े के अद्भुत माहौल से मंत्रमुग्ध हुए डेविड बेकहम, एक इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर हैं। एपेडा की हार के साथ आप देखिए भारतीय चुनौती। भारतीय शटलर HS प्रणव गुरुवार को यहां दूसरे दौर के संघर्षपूर्ण मुकाबले में चीनी ताइपे के चोऊ टीएन चैन से हार कर बाहर हो गए। जैसे जापान मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की चुनौती भी समाप्त हो गई इसमें। जांच रास न आना दूसरी एजेंसी को स्थानांतरित करने का आधार नहीं है। वहन की मौत की जांच पुलिस से लेकर CID को स्थानांतरित करने की याचिका खारिज हुई है। बच्चे को गोद लेने के बाद DNA टेस्ट कराना उचित नहीं है, हाईकोर्ट कह रहा है। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाती। यूरोप के को एशिया से जोड़ने वाली सुएज नहर को खोला गया। 1869 में आज ही स्पेन इस सुएज नहर को अंतर्राष्ट्रीय आवागमन के लिए खोला गया था। लाल सागर और आप देखिए भूमध्य सागर को जोड़ने वाली 193 किलोमीटर लंबी इस कृत्रिम जलमार्ग को बनने में 10 साल लगे थे। यूरोप को एशिया से जोड़ने वाली यह नहर दुनिया की सबसे व्यस्तम समुद्री मार्गों में से एक है। चीन में दर्ज किया गया कोविड-19 का पहला मामला। 2019 में आज ही चीन के हुबेई प्रांत में 55 वर्ष के एक व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमण होने वाला पहला ज्ञात व्यक्ति बना था। चीन ने कुछ सप्ताह तक कोरोना को नए वायरस के रूप में मान्यता नहीं दी थी। वायरस को से विश्व में करीब 70 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। भारत के बेहतरीन त्रिकूद एथलीट में थे हेनरी रेवेलो। त्रिकोण एथलीट हेनरी रेवेलो का जन्म 1928 में आज ही लखनऊ में हुआ था। एथलेटिक्स
से उनका परिचय 16 साल की उम्र में हुआ। 1940 में बेंगलोर में अखिल भारतीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अपना पहला स्वर्ण इन्होंने जीता। 1948 में लखनऊ में 15.40 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ राष्ट्रीय त्रिकोण खिताब जीतकर लंदन ओलंपिक में अपनी जगह पक्की की। ओलंपिक फाइनल के क्वालिफाई करने वाले के बाद चोट की वजह से पदक से चूक गए और खेल के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत अहम माना जाता है। नदी में तैरती लिली की कलाकृतियाँ ये आप देखेंगे। लाइट फेस्टिवल के दौरान इंग्लैंड के स्कारबोरो में हंगेरियन आर्टिस्ट रैक मग्यार के और पेटर कोरोस द्वारा स्थापना कला ये आप देख सकते। शाकाहारी वन्यजीवों के लिए तैयार किया गया डाइट चार्ट नई पहल। बरेली के IVRI ने 34 चिड़ियाघरों का सर्वे अध्ययन कर जारी की विस्तृत सूची। चिड़ियाघरों के हाथी खाएंगे हर सप्ताह केले का गुच्छा, खच्चर को प्रतिदिन अनाज। बाघ शेरों के लिए भी जारी हो चुकी है आहार सूची। चिकन देने का सुझाव। शाकाहारी वन्यजीवों का जंगली खच्चर के लिए 1 किलो अनाज, 15 किलो हरा पांडा के लिए 1.5 किलो बम्बू के पत्ते, फल, अनाज व विटामिन। 1 सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए 3 किलो अनाज, 150 किलो हरा चारा। 12 सींग के लिए 1 किलो अनाज, 12 किलो हरा चारा। चीतल के लिए आप देखते हैं कि आधा किलो अनाज, 3 किलो हरा चारा। ब्लैक बक के लिए 250 ग्राम अनाज, 3 किलो हरा चारा। नवजात की गर्भनाल देह से काटने पर घट जाती है मौत की आशंका। इस अनुसंधान कह रहा है स्पेस एक्स आज फिर कर सकता है स्टारशिप का ट्रायल। सिकल सेल के लिए जीन थेरेपी उपचार को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन पहला देश बना है। दवा नियामक MHRA ने कैसगेवी दवा को दी स्वीकृति। इसके निर्माताओं को 2020 में मिला था नोबेल पुरस्कार। चिकनगुनिया की नई वैक्सीन स्वास्थ्य क्षेत्र में लाएगी क्रांति। जिसे कूड़ा समझा वह निकले करोड़पति, करोड़ों की पेंटिंग। ये पेरिस की बात है। चलिए ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, तो पढ़ रहा हो तो पढ़ लिया करिएगा, नहीं पढ़ना है तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं आप लोगों को। मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए।